एक दिन उर्दू से पूछा, ए मेरी प्यारी ज़बां, हाँ। तुझसे छीना जा रहा है क्यों तेरा आला मुकाम। हिंदुस्तान में उर्दू पैदा हुई और हिंदुस्तान में इसका इर्तिका हुआ। उर्दू कोई किसी ऐसे हिस्से में पैदा नहीं हुई जो पाकिस्तान माना जाता है। उर्दू का जन्म हुआ लाहौर और दिल्ली के बीच का जो इलाका है सारा, इस इलाके में उर्दू पैदा हुई। ये उर्दू का जाए पैदाइश है। जंग आज़ादी के ज़ब्त शुदा तराने। और ये लिखी किसने है? ये जो किताब है ये भी हमारी हरियाणा की, जो हरियाणा उर्दू एकेडमी है, उस उर्दू एकेडमी ने मरतब की है, इकट्ठी की है। तोले से कोई सोने का सिक्का नहीं तोला जाता, ठीक है। तोले से सोना तोला जाता था उस चांदी के सिक्के से। सिन्हा साहब नमस्कार। आज सरहद पार से और सरहद के आर से, आर या पार, दोनों देशों की तरफ से हमारे को आपके उन वीडियोस के देखने के बाद कुछ सवाल आए हैं या कुछ ऐसी बातें आई हैं जिसका उन लोगों को थोड़ा थोड़ा शक है। वो लोग आपसे वो सवाल के जवाब चाहते हैं, जिसमें से सबसे पहले हिंदुस्तान से केडी शर्मा हैं। वो पूछते हैं कि सिन्हा साहब का ज्ञान और वाक कौशल दोनों प्रशंसनीय हैं, लेकिन भ्रांति लग रही है। इनके अनुसार एक चांदी का रुपया और एक तोला सोने का ही मूल्य था। मेरे विचार से ऐसा कभी नहीं था। चांदी के 1 रुपये का भार अवश्य 1 तोला होता था। कालांतर में इसे तोलने का चलन इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि लगातार प्रयोग करने पर इस सिक्के का भार घिसने का कारण 1 तोले से कम हो जाता था। इसी प्रकार लाल रंग के एक जंगली बीज को रत्ती कहते थे। ये पूछ रहे हैं आपसे, तो आप ज़रा इसका बताएं। जो चांदी वाला रुपया होता था वो 1 तोले का ही होता था। आजकल भी जिनके पास चांदी का रुपया है, सुनारों के पास, कुछ सुनार ऐसे हैं, क्योंकि अब तोला जो है वो ख़त्म हो गया, अब तो ग्राम आ गए। ठीक है। अब अगर कोई पुराना आदमी तोले के हिसाब से कि अंगूठी बनवानी है तोले की या उसकी, तो क्या करता है कि ग्रामों की बजाय वो चांदी का सिक्का रख करके और उससे फिर तोल देता है कि ये अंगूठी 1 तोले की 6 माशे की हो गई। ठीक है। माशा, तोला और रत्ती होते थे। रत्ती बहुत सुंदर लाल रंग की होती थी और उसके ऊपर उसकी चोंच जो थी वो काले रंग की होती थी। अच्छा। यानी जिस पेड़ पर वो रत्ती लगी होती थी, जिस नाच लिया जाते थे, उस पेड़ से जब तोड़ते थे तो जो हिस्सा तोड़ के आता था वो तो थोड़ा सा काला होता था, बाकी लाल रंग, बहुत सुंदर लाल रंग होता था। अच्छा। तो 8 माशे की 8 रत्ती का 1 माशा और 12 माशे का 1 तोला, ये पुराने ज़माने में चलता था। अब ग्राम सब जगह आ गए हैं, अब वो ख़त्म हो गए, रत्ती उत्ती ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि अब तो ग्राम ही आ गया। 10 ग्राम का अब तोला चलने लगा और 10 ग्राम से नीचे जब चलते तो 1 ग्राम या छोटा जो भी हो ग्रामों में ही चलता है। तो पहले चलता था। तो जब भी अब पुराने लोग जो हैं, जो पुरानी औरतें जो बनवाती हैं कि 1 तोले की 2 अंगूठी बना दे, तो सुनार पुराने क्या करते हैं कि वो तोले का 10 ग्राम की बजाय वो क्या करते हैं, पुराना रुपया निकालते हैं। ठीक है। उनके पास पुराने रुपए रखे हुए, पूजा के लिए अब भी वही इस्तेमाल होता है। दिवाली के दिन जब पूजा होती है तो वही पुराना रुपया इस्तेमाल होता है। तो उस रुपये को निकालते हैं और उससे वो तोला तोल देते हैं। ठीक है। वो थोड़े समझने में दिक्कत हो गई कि तोले से कोई सोने का सिक्का नहीं तोला जाता, ठीक है। तोले से सोना तोला जाता था उस चांदी के सिक्के से। ठीक तो 1 तोला सोना जिसने लेना हो वो एक तरफ चांदी का सिक्का रखे, 1 तोला सोना उधर तोल देते थे, तो ये बन जाता था उससे। तो अब भी मैंने जैसा कहा कि पुराने लोग जो हैं वो अब भी, जिनके घर में जिन सुनारों के पास पुराना रुपया रखा हुआ है, वो अब भी यही करते हैं कि एक तरफ रुपया रख लेते तराजू में और एक तरफ सोना, और वो कहते हैं 1 तोले की 2 अंगूठी बन गई। तो तोला अब भी रुपए का वज़न तोला ही माना जाता है, तोला है। और रत्ती और माशा जो थे वो उससे नीचे होते थे, तोले से 12 माशे का होता था 1 तोला। और 12 माशे की चूँकि चीज़ें बनवाते थे, बहुत सारी चीज़ें कि इतने माशे की बना दे। छोटी चीज़ जैसे कान की बाली है, बहुत हल्की होती थी, तो उन्होंने कहा 4 माशे की बना दे, 8 माशे की बना दे। तो वो जो थे, और फिर वो माशे को कहाँ से तोलते थे, वो रत्ती उठा लेते थे, लाल लाल रंग की रत्ती, और रत्ती उठा करके तोल देते कि 8 रत्ती का 1 माशा।
जिसने 4 मासे की चीज़ बनानी है तो 8 रत्ती के 4 32 वो रद्दी और 4 मासे की चीज़ बना दी। तब वो तोला माशा ख़त्म हो गया, लेकिन पुरानी यही चलती रही हैं। तो एक सज्जन हैं जिन्होंने हमारे जो पुराने अखबारों के बारे में हमने बात की थी आज़ादी से पहले, ये हाफिज़ अहमद ज़िया ख़ान साहब हैं। ये कह रहे हैं कि केशु भाई प्लीज़ आस्क हिम रिगार्डिंग अनदर उर्दू अखबार। ये कह रहे हैं कि आपने रियासत अखबार का जिक्र नहीं किया, जो कि दिल्ली से ही प्रिंट होती थी, और दीवान सिंह मफ्तून साहब थे हाफिज़ाबाद के, तो शायद इसका हमने जिक्र नहीं किया। एक आपने जिक्र किया है ज़मींदार का, लाहौर से निकलता ज़मींदार। जहाँ तक मुझे ध्यान है, हो सकता है पहले निकलता होवे, लेकिन बाद में ये एक रिसाले की शक्ल में आ गया था, हफ्तेवारी रिसाला, अखबार डेली अखबार नहीं। जब तो दिल्ली में जिस शक्ल में हमने देखा है ज़मींदार को, वो हफ्तेवारी रिसाले के रूप में देखा है। ये रियासत के बारे में पूछ रहे हैं। और जो रियासत अखबार निकलता था, उसको कहते तो हैं कि वो जंग आज़ादी का था, लेकिन उस पर छाप जो थी वो मुस्लिम लीग की छाप थी, जिन्ना की छाप थी ज़्यादा। अच्छा। और रियासत को ये माना जाता था कि रियासत अखबार इस्लामी राज्य के कायम करने के लिए अंग्रेज़ों से मुक्ति चाहता है। तो रियासत के बारे में लोगों की ऐसी राय थी, और वो काफ़ी ठीक थी, क्योंकि उसमें जो मिसाल वो आते थे, उस रियासत के बहुत सारे मज़ामीन होते थे, उनका जवाब प्रताप वाले देते थे। अच्छा। अब जैसे एक उन्होंने लिखा था कि भाई गाज़ी जो हैं, उन्होंने हिंदुस्तान पर राज किया, फतह किया, ये किया, वो किया, तो उस पर उन्होंने गाज़ियों का लिखा। प्रताप ने उसके जवाब में उनको लिखा कि जो हिंदुस्तान पर हमला करके गाज़ी यहाँ आए थे, उनकी औलाद में से कोई आदमी आज कायम नहीं है। ठीक है। वो उनकी औलाद ख़त्म हो गई। आज जो मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर बैठा हुआ है और वो जंग आज़ादी में हमारा साथ दे रहा है, वो मुसलमान है जो कमज़ोर दिल बुज़दिल हिंदू थे, बहुत ही कायर हिंदू थे जी। और जो मुसलमान की तलवार से डर करके जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, तो ये कायर हिंदू है, ये मुसलमान नहीं है, ये गाज़ियों की औलाद नहीं है। तो ऐसा उन्होंने जवाब चलता रहता था। तो इसलिए रियासत को लोग ये समझते थे कि रियासत पे मुस्लिम असर ज़्यादा है। वो जो एक हिंदुस्तान का नक्शा है कि हिंदुस्तान ऐसा रहना चाहिए जो बिल्कुल सियासी दृष्टि से कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस तरह की बात का, तो रियासत का थोड़ा सा झुकाव उधर की तरफ होता था। ठीक है। और एक ये मोहम्मद ज़फ़र साहब हैं जिन्होंने ज़मींदार का जिक्र तो किया था, और आपने उनका जवाब भी दे दिया है कि ये लाहौर से जो छपता था, आपने पहले उसका जवाब दे दिया है। मोहम्मद ज़फ़र साहब, आपको भी आपका जवाब मिल गया है। अशफाक अहमद मुग़ल हैं, ये कहते हैं कि ये इनका सवाल नहीं है, इन्होंने अपने दिल की बात कही है। ये कहते हैं कि केशु भाई, उर्दू भाषा हिंदुस्तान की भाषा है, तो बंटवारे के वक्त उर्दू और हिंदी को बांट दिया गया, कितने अफसोस की बात है। मतलब हिंदी को हिंदी हिंदुस्तान में उर्दू पैदा हुई और हिंदुस्तान में इसका इर्तिका हुआ। उर्दू कोई किसी ऐसे हिस्से में पैदा नहीं हुई जो पाकिस्तान माना जाता है। उर्दू का जन्म हुआ लाहौर और दिल्ली के बीच का जो इलाका है सारा, इस इलाके में उर्दू पैदा हुई। ये उर्दू का जाए पैदाइश है। ठीक है। इस जगह से करती हुई उर्दू बढ़ती हुई जब आगे गई, तो उर्दू को माना जाता था रेख्ता, बाज़ारी ज़बान। अच्छा। और रेख्ता का मतलब था बिखरे हुए। जो लोग बिखरे हुए थे, आम आदमी, उनको आपस में जब बात करते थे तो 2-4 हिंदी के शब्द बोल दिए, 2-4 फारसी के बोल दिए, इस तरह बोलते थे। तो ये रेख्ता कोई एक पुख्ता ज़बान नहीं थी। ठीक है। जब ये दिल्ली पहुंची और दिल्ली के अंदर दाग साहब की वालदा ने वहाँ दिल्ली में जाकर के और मिर्ज़ा खुसरो से निकाह किया, तो दाग साहब वहाँ पहुँच गए। और किला मोहल्ला के अंदर जब उर्दू पहुँची तो उर्दू मोहल्ला बन गई। अच्छा। यानी आलिमों की, शाहों की, बादशाहों की, इनकी ज़बान बन गई। आम आदमी भिंडी और
अरबी बेचने वालों की ज़ुबान नहीं रही है, अच्छा। ये बन गई शाही ज़बान। हाँ। तो ये उर्दू जो है ये बड़ी शाइस्ता ज़बान है, हाँ। तहज़ीब याफ्ता। अब आपने उर्दू के बारे में जो ये पूछा कि आज़ादी के बाद क्या हुआ, इसके लिए गुलजार देहलवी ने एक पूरी नज़म लिखी है, लेकिन उसके 2 शेर मैं आपको बताता हूँ। जी। एक दिन उर्दू से पूछा, ए मेरी प्यारी ज़बां, हाँ। तुझसे छीना जा रहा है क्यों तेरा आला मुकाम। ओहो। अच्छा। एक दिन उर्दू से पूछा, ए मेरी प्यारी ज़बां, तुझसे छीना जा रहा है क्यों तेरा आला मुकाम। हाँ। तो उर्दू ने जो जवाब दिया वो बहुत ज़रूरी है जी। कि पा सके काबू न मुस्लिम लीग और अंग्रेज़ पर। वाह। पा सके काबू न मुस्लिम लीग और अंग्रेज़ पर, ले रहे हैं मुझसे तक़सीम वतन का इंतकाम। ओह। अच्छा। तक़सीम वतन का इंतकाम मुझसे ले रहे हैं। हाँ। मुस्लिम लीग पर बस नहीं चला इनका, और मुस्लिम लीग की साठ गांठ थी अंग्रेज़ों के साथ, उन अंग्रेज़ों पे ही बस नहीं चला। इसलिए मुझे बांट रहे हैं। तो बात यह है कि उर्दू आज हमारे जहन में घुस गई है। हमारी ज़बान में उर्दू ज़बान के अलावा हम अच्छी तहज़ीब के शब्द कोई बोल नहीं पाते। उर्दू शाही ज़बान रही है, सिर्फ रस्मुल ख़त बदल गया है, यानी लोग देवनागरी में लिखने लगे हैं। हाँ। लेकिन देवनागरी की जो गज़लें हैं या जो और लिखा जा रहा साहित्य, उसमें 80% जो शब्द हैं वो हैं जो उर्दू में प्रचलित हैं। जी। तो उर्दू हमारे जहन में घुस चुकी है, उर्दू हमारे घरों में घुस चुकी है, उर्दू हमारे माशरे में घुस चुकी है। इसको निकालने की कोशिश तो हो रही है कि किसी तरह निकाल दिया जाए, लेकिन उर्दू के रस्म और ख़त को ही निकाला है। मेरा कहना यह है कि जब आप उर्दू गज़ल, हिंदी गज़ल में सारी चीज़ें उर्दू की रखते हो, ये मक्ता है, ये मतला है, ये मिसरा सानी है, ये रदीफ़ है, ये काफ़िया है, सारी चीज़ें आप फ़ारसी की रखते हो, आप उर्दू के अल्फाज भी जो हैं फ़ारसी के वो हिंदी गज़ल में ला रहे हो, तो रस्मुल ख़त में क्या बुराई है, उसको भी अपना लो। लेकिन वो एक लोगों ने माहौल ऐसा बना दिया कि वही गुलजार वाली बात कि ले रहे हैं मुझसे तक़सीम वतन का इंतकाम। तो उर्दू मरेगी नहीं, उर्दू ज़बान तो रहेगी। रस्मुल ख़त को बदल दिया है, और रस्मुल ख़त को भी लाना ही पड़ेगा, क्योंकि रस्मुल ख़त बदलने से अल्फाज के मानी बदल गए हैं बहुत सारे। इस पर डिटेल में अगर बात करें तो पता लगेगा कि कितनी मतलब रस्म ख़त बदलने से कितनी ख़राबी हो गई है। लेकिन उर्दू ज़बान को नहीं निकाल सकते, छोड़ नहीं सकते, ये हमारे जहन में इतनी घुस चुकी है। इसलिए आपका जो ख्याल है कि उर्दू मर रही है, उर्दू मरेगी नहीं, उर्दू ज़िंदा रहेगी, ऐसी रहेगी, हमारे माशरे की ज़बान बन गई है। जी हाँ। ये जो पवन कुमार हैं ये पूछ रहे थे कि एक आने में 6 पैसे होते थे और 1 रुपये में 16 आने होते थे। आपके वीडियो में ये कह रहे हैं कि आपके वीडियो में 1 आने में 4 पैसे बताए हैं, प्लीज़ चेक कीजिए। 1 आने में 4 पैसे ही होते थे, 6 नए पैसे होते थे। नए पैसे में और पैसे में बहुत अंतर है। पैसा तांबे का होता था और बहुत बड़ा गोल पैसा होता था। नया पैसा बहुत छोटा होता था। नया पैसा तांबे का भी नहीं होता था, वो तो जिंक या पता नहीं किस चीज़ का बना होता था। तो नया पैसा और पैसे में बहुत अंतर है। आने के अंदर पैसे 4 ही होते थे। अब जो 1947 के बाद जब करेंसी बदलने लगे तो नया पैसा आ गया। वो नए पैसे आने में 6 होते थे, बड़ी दिक्कत पड़ती थी। तो अब इसमें भी मैट्रिक सिस्टम यानी दशम का सिस्टम आ गया है। वो आने में 6 पैसे नहीं होते थे, आने में 6 नए पैसे होते थे। उस पर लिखा होता था नया पैसा, पैसा नहीं लिखा होता था। ठीक है। तो पैसे जो हैं वो पैसा तांबे का होता था, नया पैसा तांबे का नहीं होता था। आप नया पैसा कहीं जाके देखेंगे वो तांबे का नहीं मिलेगा, और पैसा जो मिलेगा वो तांबे का मिलेगा। तांबे का होता था और बड़ा होता था गोल। वो 4 ही होते थे। 1 आने में 4 पैसे। एक पैसे में 2 धेले, एक धेले के अंदर पाई, अच्छा, पाई के अंदर फिर दमड़ी, दमड़ी के बाद फिर कौड़ियाँ, कौड़ी, ये सारी रहते थे। गांव में कौड़ियाँ ही चलती थीं। ठीक है। 4 कौड़ी दे दी उसने एक बच्चे को, चूसने की गोली उठा करके दे दी। तो गाँवों के अंदर कौड़ियाँ चलती रही हैं, अंग्रेज़ी ज़माने में खूब चलती रही हैं।
ये सतीश जी हैं, यहीं हरियाणा से हैं। ये कहते हैं कि सिन्हा साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी। हमारे पास जो इतिहास पढ़ाया गया उसमें लिखा था कि अशरफी का चलन शेर शाह सूरी के राज में हुआ था। 1957 से 1963 तक पुरानी भारतीय मुद्रा पैसा, आना, रुपया और नई मुद्रा जो वर्तमान में दोनों ही चलती हैं। इन्होंने वही चीज़ दोहराई है जो आपने बताई है कि 1 आने में 6 पैसे, 2 आने में 12, 3 आने में 19, 4 आने में 25 नए पैसे। ये नए पैसे की बात कर रहे हैं। नया पैसा बहुत छोटा होता है जी। नया पैसा साइज में भी छोटा होता है और नया पैसा तांबे का नहीं होता। ठीक है। वो जिंक का बना हुआ होता है नया पैसा। वो नया पैसा आने में 6 मिलते थे, लेकिन पैसा 4 ही होते थे। वो तांबे का पैसा चलता था पहले, वो 1 आने में 4 ही होते थे। ठीक। तो इन्होंने शायद वो बहुत पुरानी चीज़ है। हाँ। इसलिए इन्होंने शायद न देखी हो। हाँ। पता नहीं इनकी आयु क्या कितनी है। 50-55 साल के हैं ये। है जी? 50-55 साल के हैं ये। अच्छा, तो इसलिए ये पैसे से वाकिफ़ नहीं है। हाँ। ये नए पैसे के ज़माने में पैदा हुए हैं, क्योंकि नया ज़माना पैदा हुआ है। हाँ। तो जो आदमी 1970 के बाद पैदा हुआ है, यानी 1960 के बाद पैदा हुआ है, उसने पैसा देखा ही नहीं। हाँ। पैसा तो तांबे का होता था। ठीक है। नया पैसा तांबे का नहीं होता। ठीक है। नया पैसा 6 होता है आने में और पुराने पैसे 4 ही होते हैं। जतिन कुमार कहते हैं कि आज से 40 साल पहले 1 रुपये का सिक्का 10 ग्राम का होता था, फिर ये 8 ग्राम का हो गया, फिर ये 5 ग्राम का हो गया और आज ये 3 ग्राम का हो गया है। तो आगे ये कहाँ जाएगा? ये तो ऐसा है ना कि कीमत घटती जा रही है और जो जिस धातु से बनते हैं उसकी कीमत बढ़ती जा रही है। हो सकता है एक ज़माना ऐसा आ जाए कि शेरशाह सूरी की तरह, जब शेरशाह सूरी के ज़माने में बच्चा शक्का भाग गया था अफ़गानिस्तान, तो उसने चमड़े के सिक्के चला दिए थे। तो हो सकता है कि धातुएं इतनी महंगी हो जाएं कि रुपया चमड़े का ही बनने लगे। ये भी हो सकता है। ये बात भी आपकी सही है। महंगाई का ज़माना आ रहा है तो पता नहीं किस चीज़ का। बस ये कुछ लोग थे जो अपने सवालों के जवाब चाहते थे और ये वो लोग थे जो आपकी बातों को सुन के बड़ा आनंदित महसूस करते हैं। और उन्होंने कहा कि सिन्हा साहब से कहिएगा कि हम आपके कद्रदान हैं, आपको सुनते रहना चाहते हैं। और एक सज्जन ने कहा था कि हमने जो किताब दिखाई है उस किताब के जो ऑथर हैं उनका हमने नाम नहीं लिया है। एक बार उनका नाम बता दीजिएगा और किताब तो हम जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, उनका नाम इसी वीडियो में बता दीजिएगा। ये वाली किताब, हाँ, जो नीचे हमने दिखाई थी, नीचे वाली किताब जो हमने दिखाई थी, ये एक किताब लिखी है इन्होंने। हरियाणा के शायर जो हैं जी, उन शायरों ने जंग आज़ादी में कितना हिस्सा लिया है। ठीक है। उसमें ऐसे शायर भी हैं जिनका कलाम जब्त हो गया था। हिंदुस्तान के तो एक बहुत बड़े शायर थे, उनकी तो सारी तराने उनके जब्त हो गए थे जी। अभी उन तरानों को दोबारा भारत सरकार ने निकाला है। उसमें तो जोश मलियावादी का नाम बहुत ऊंचा है। जोश मलियावादी ने बहुत ज़बरदस्त चोट की अंग्रेज़ों पे और उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि तुम जो कहते हो कि हमने हिंदुस्तान को ग़ुलाम नहीं बनाया, बल्कि हिंदुस्तान को तहजीब सिखाने आए हैं हम। वाइट मैंस बर्डन, बाइबल के अंदर भगवान ने हुक्म दिया है कि गोरी जातियां जो हैं वो काली जातियों को तहजीब सिखाएंगी। काले लोग जो हैं वो सभ्यता नहीं जानते क्या होती है। तो गोरे लोगों को बर्डन भगवान ने दिया है, जिम्मेदारी, कि गोरे लोगों वाइट रेसेस जाओ और काले लोगों को सभ्य बनाओ। तो हम हिंदुस्तान को सभ्य बनाने आए हैं, ये उन्होंने अंग्रेज़ों ने नारा दिया था जी। तो जोश मलियावादी ने यहीं से अपनी कविता बहुत सारी शुरू की थी उन्होंने, कि किस ज़बान से दहर में कहते हुए सौदागरो, दहर में इंसानियत के नाम को ज़िंदा करो, हम तो इंसानियत सिखाने आए हैं। और फिर उसने कहा कि तुम्हारी इंसानियत कंपनी वालों के, तुमने जुलाहों के अंगूठे काटे, तुमने फलां आदमियों को जो अवध की बेगम थी उसके जेवर उतार करके और उसकी बेहुरमती की, यही इंसानियत। उस तक करते करते एंड में लिखा कि अब ये पुरानी कहानी ख़त्म हो गई। ठीक है। अब वक्त लिखेगा कहानी एक नए मजमून की, जिसकी सुर्खी को ज़रूरत है तुम्हारे खून की। तो ये सारा का सारा तराना अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया। जब हिंदुस्तान के बाद अब ये दोबारा निकालें तो उस किताब का नाम है जंग आज़ादी के जब्त शुदा तराने। और ये लिखी किसने है? ये जो किताब है ये भी हमारी हरियाणा की
जो हरियाणा उर्दू एकेडमी है, उस उर्दू एकेडमी ने मरतब की है, इकट्ठी की है। वो किताब कहीं मेरे से इधर उधर हो गई है। अच्छा। मैंने इनको कहा दोबारा मंगवाएंगे उस किताब को। तो उस किताब में सारे ऐसे लोग जिनकी किताबें, जिनकी कविताएं ज़ब्त हो गई थी, सबकी कविताएं लिखी गई हैं। ये हरियाणा की जो है कि हरियाणा के शायरों ने बहुत ही इनकलाबी, रिवॉल्यूशनरी कविताएं लिखी। उन कविताओं में भी बालकिशन मुत्तल की कविताएं ज़ब्त हो गई। आफ्ताब पानीपति की किताब, बहुत सारी कविताएं ज़ब्त हो गई। इसी तरह से बड़ी क्रांतिकारी कविता थी। तो ये जो किताब है हरियाणा के शायरों का इसमें हिस्सा, ये जनाब केसी यादव, डॉक्टर केसी यादव, जिनकी अभी पिछले 15 दिन पहले ही अभी उनकी मृत्यु हुई है। बहुत बड़े हिस्टोरियन और ख़ास तौर से हिस्ट्री ऑफ हरियाणा पर तो वो एक अथॉरिटी माने जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ हरियाणा पर जितना उनका अधिकार है, बहुत किताबें उन्होंने लिखी है। तो उन्होंने ये हरियाणा के शायरों की जंग आज़ादी में क्या देन है, ये उन्होंने लिखी। ठीक है जी। और उर्दू की सहाफ़त, उर्दू के अखबारों का क्या हिस्सा है, ये भी हरियाणा उर्दू एकेडमी ने छापी है किताब। ये एक बहुत बड़े आदमी हैं उर्दू जगत में, जिनका बहुत ऊंचा नाम है। ये हैं जनाब नासिर नकवी साहब। अच्छा। ये इस एकेडमी को, हरियाणा एकेडमी के एक ज्वेल हीरे माने जाते हैं। अब रिटायर हो गए हैं और रिटायर होकर के चले गए हैं। तो ये हिंदुस्तान में जो सहाफ़ी लोग थे, उन सहाफ़ी लोगों ने जिन अखबारों में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ और वतन परस्ती, एक तो है कि जैसे सियासत का कहा कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तो लिखता था सियासत, लेकिन उसका नज़रिया जो होता था वो लीग का नज़रिया होता था, मुस्लिम लीग का। ठीक है। तो इसलिए उसको अच्छी तरह, पूरी तरह से लोग जंग आज़ादी की बजाय जंग पाकिस्तान का तो मान सकते हैं उसको। मुझे दे दीजिए। तो इसलिए ये किताब जो है कि ये भी उर्दू एकेडमी ने छापी है और ये नासिर नकवी साहब ने इसको इकट्ठा किया है। जितने सहाफ़ी थे, अखबार थे, जो उर्दू अखबार थे, जिन्होंने खूब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लिखा, क्रांतिकारी हुए, जेल में भी गए, तो ये किताब उनकी लिखी हुई है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे को सभी सवालों के जवाब भी मिल गए और किताबों का जिक्र भी हो गया। अगले वीडियो में हम सिन्हा साहब से जानेंगे कि क्या जानेंगे, वो आप अगले वीडियो में देखिएगा। शुक्रिया।